Hello everyone. Once again, welcome to my YouTube channel for Political Science. हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत व्यवहारवाद की श्रृंखला का प्रारंभ किया था और मूल रूप से इसको 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर करने की कोशिश की है, किंतु क्योंकि ये एक काफ़ी डेप्थ लिए हुए कॉन्सेप्ट है, काफ़ी विस्तृत संकल्पना है, तो इसको काफ़ी स्पष्टता और गहराई से समझने के दृष्टिकोण से कुछ इसका विस्तार हमने कर दिया है ताकि हम अलग अलग वीडियो व्याख्यान में व्यवहारवाद के अलग अलग आयामों को कवर कर सकें। तो आज व्यवहारवाद के इस चौथे वीडियो व्याख्यान में हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्यवहारवाद के स्वरूप और उसकी मूल्य मान्यताओं के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में व्यवहारवाद का स्वरूप किस प्रकार का है या इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो व्याख्यान में हम मुख्य रूप से 3 विद्वानों के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके द्वारा व्यवहारवाद के स्वरूप के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पहला हमारे सामने आएगा डेविड ट्रूमैन, दूसरा किर्कपैट्रिक की हम बात करेंगे और अंत में डेविड ईस्टन की बात करेंगे, जिनको कि इस व्यवहारवाद के उपागम का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। तो इस तरह से इन 3 विचारकों के विचारों में जो है हमें व्यवहारवाद के संपूर्ण विशेषताओं या उसके स्वरूप के दर्शन देखने को मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से इनके विचारों के माध्यम से व्यवहारवाद की मूल स्वरूप और उसकी मूल मान्यताएं, या दूसरे शब्द में कहें तो हम उसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो व्याख्यान को। ये व्यवहारवाद का चौथा हिस्सा है, जिसका आप टॉपिक और हेडिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं। व्यवहारवाद की मूल्य मान्यताओं और स्वरूप के संबंध में विद्वानों में हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ विद्वान इसे मनोदशा या मनोवृत्ति कहते हैं, कुछ इसके अपने निश्चित विचार सिद्धांत और कार्यविधियों से इसको समझने की चेष्टा भी करते हैं, किंतु ये आरंभिक स्थिति थी जब विचारों में हमें बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी व्यवहारवाद के स्वरूप और उसके मान्यताओं के संदर्भ में या विशेषताओं के संदर्भ में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन भिन्नताओं की ये जो दूरी है अब वो उतनी अधिक गहरी नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक हम व्यवहारवाद के अर्थ को और उसके स्वरूप को स्थिरीकरण की सीमा तक ले जा चुके हैं। और इस स्थिरीकरण के प्रयास में जो है डेविड ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक, हिंसलाउ, डेविड ईस्टन आदि विचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो अपनी एक जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास और उसके पश्चात जो अनिश्चितता की स्थिति थी, जो मत विभिन्नता हमें विचारकों के विचारों में देखने को मिलती थी व्यवहारवाद के संदर्भ में, उसमें काफ़ी हद तक अब कमी आ गई है। तो व्यवहारवाद के स्वरूप और उसकी मूल्य मान्यताओं के जो संकेत हैं हमें कई विद्वानों के विचारों से ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें इस वीडियो व्याख्यान के लिए हमने डेविड ट्रूमैन, जिन्होंने कि व्यवहारवाद को राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान कहा है, उनके विचार देखेंगे। उसके पश्चात हम डेविड ईस्टन की भी बात करेंगे और किर्कपैट्रिक के विचारों को भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो मूल मान्यताएं हैं व्यवहारवाद के संदर्भ में वो किस तरह की हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे डेविड ट्रूमैन से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेविड ट्रूमैन ने व्यवहारवाद को राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान कहा है, यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर का साइंस कहा है उन्होंने। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ क्या है। तो डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद का अर्थ है, यानी कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ है उन सब कार्यों से है और अंतक्रियाओं से है जो किसी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा गवर्निंग की प्रक्रिया के दौरान की जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक व्यवहार से हमारा तात्पर्य, यानी कि डेविड ट्रूमैन क्या संकेत देना चाहते हैं। तो डेविड ट्रूमैन ये कहते हैं कि गवर्निंग की प्रक्रिया, यानी कि शासन की जब प्रक्रिया के अंतर्गत
व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच में जो अंतक्रियाएं होती हैं यानी कि इंट्रैक्शंस होते हैं, उनको ही उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि राजनीतिक व्यवहार के नाम से संबोधित किया है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब देश में इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो मतदाता जो है कहीं ना कहीं अपने मत के निर्धारण में कई तरह की अंतक्रियाओं के साथ यानी कि अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, चाहे उनके विचारों के दृष्टिकोण को समझने के उसके प्रयास हों, या राजनीतिक सभाओं में राजनीतिक जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं यानी कि जो नेता होते हैं उनके विचारों को जानने की बात हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा का अवसर हो। तो ये जो सारी अंतक्रियाएं हैं और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी बातचीत या उनके द्वारा किए गए प्रचार के प्रति उनका रुझान या रिस्पॉन्स, या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं राजनीतिक प्रचार में संलग्न हो अथवा विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ में प्रचार में संलग्न हो। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं और ये जो अंतक्रियाएं हैं, तो चाहे ये एक व्यक्ति के द्वारा हो अथवा समूह के द्वारा हो, तो ये गवर्निंग की प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं। तो इसको डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई है। अब इसकी व्यवहारवाद की दो विशेषताएं डेविड ट्रूमैन ने यहाँ पर बताई है। पहला है शोध सिस्टमैटिक होना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अनुसंधान किया जाना चाहिए, और इस अनुसंधान में मुख्य रूप से अनुभवात्मक पद्धतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में या राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में जो भी शोध कार्य राजनीति विज्ञान के अध्येता के द्वारा किया जाए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, और इस क्रमबद्धता में या इस शोध में एम्पिरिकल मेथड्स, जिसको कि हम अनुभवात्मक पद्धतियां कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अनुभवात्मक पद्धति जिसका उल्लेख हम बार बार करते हैं क्योंकि ये व्यवहारवाद से काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई है, तो इसकी व्याख्या या इसकी परिभाषा एक सामान्य हम पहले की वीडियो व्याख्यान में कर चुके हैं। पुनः उसको यहाँ पर हम समझा देते हैं कि अनुभवात्मक पद्धतियों का सीधा सा और सरल सा तात्पर्य है कि जो ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको अनुभवात्मक ज्ञान कहा जाता है। और आप सबको विदित है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अनुभव ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से राजनीति में जो अध्ययन किए जाएं वो अनुभवात्मक पद्धतियों के माध्यम से, यानी कि अपनी खुद की इंद्रियों के माध्यम से किए जाएं, किसी सुनी सुनाई बात पर एकदम से यकीन ना करते हुए अपने अनुभव के आधार पर ही हमें सिद्धांत में या अनुसंधान में निष्कर्षों तक पहुंचना चाहिए। यही आग्रह है और यही अनुभवात्मक पद्धति है। अब यहाँ पर सिस्टमैटिक रिसर्च से उनका आशय क्या है? तो सिस्टमैटिक रिसर्च से आशय ये है कि एक स्पष्ट और निश्चित हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट और साक्ष्यों की क्रमिकता। तो इसको भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस को हम हिंदी में प्रकल्पना कहते हैं, यानी कि हम किसी घटना के स्पष्टीकरण के लिए जो अनुमान लगाते हैं उसको ही हम प्रकल्पना कहते हैं। प्रकल्पना एक आरंभिक विचार होता है किसी घटना के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान। तो हम रिसर्च के दौरान उस हमारे विचार को या उस संभावित कारण का हम जांच करते हैं, यही रिसर्च होती है। और जांच के उपरांत फिर जांच के दौरान हम उस घटना से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और तार्किक आधार पर फिर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो यही रिसर्च के यानी कि अनुसंधान के कुछ चरण होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर डेविड ट्रूमैन यही कहना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक रिसर्च होनी चाहिए। और सिस्टमैटिक रिसर्च का तात्पर्य ये है कि हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट यानी कि जो प्रकल्पना है, जो प्रकल्पनात्मक आपका जो वाक्य है वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस चीज़ की जांच करना चाहते हैं। मान लीजिए, उसके संदर्भ में हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र में एक ही राजनीतिक दल या एक ही राजनीतिक व्यक्ति हमेशा चुनाव में जीतता है, तो उसका जीत के पीछे क्या कारण है। तो जब हम इस रिसर्च को करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले एक विचार सोचेंगे, एक कारण सोचेंगे, एक संभावना
को खोजने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम एक कारण या एक से अधिक भी कारण हो सकते हैं उनको सोच लेंगे कि हाँ, क्योंकि जैसे कि हम इसको और एक उदाहरण इसी संदर्भ में ले लेते हैं कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र से जीत जाता है और हम एक स्टेटमेंट सोचते हैं, यानी कि प्रकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट सोचते हैं कि क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है उसी जाति के या उसी धर्म के व्यक्तियों का बाहुल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र में है और इसी कारण वो व्यक्ति जीत जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हुआ। दूसरा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट भी हम इसी तरह से बना सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव जीत रहा है, हो सकता है वो बहुत अधिक धनवान हो। तीसरा ये भी हो सकता है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदार रहता है और उनके कार्यों को प्राथमिकता से करवाता है, अपने क्षेत्र में विकास करता है। तो ये भी एक प्रकल्पनात्मक यानी कि हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। तो कई सारे कारण या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अनुसंधान में हमें करना क्या होता है कि जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हमने सोचा है अब हम उसकी जांच करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि इस व्यक्ति के जीत के पीछे इनके द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य हैं, उनके द्वारा किए जाने वाला अच्छा बिहेवियर है और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदार बनने की उनकी जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं ये समस्त कारण जो है उनकी जीत में भागीदार बनते हैं। तो अब इसी चीज़ को, इसी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को हम उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता से पूछकर उसको वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता का भी वास्तव में ये मत है, और अधिकांश अगर जनता उनके विजय होने के कारणों के रूप में इसका समर्थन करती है तो साफ सी बात या निष्कर्ष के रूप में हम ये कह पाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति की जीत के पीछे उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस तरह से एक सिद्धांत कच्चा हम बना पाएंगे कि जिसमें हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता का सुख दुख में भागीदार होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में विजय मिलने की काफ़ी आशंका होती है। अब इसी तरह से जो अन्य हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स की हमने बात की, जैसे कि जातिगत आधार या धर्म का आधार, तो ये भी संभव हो सकता है। तो ये सब जांच का विषय होता है और यही अनुसंधान होता है। तो इस तरह से हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट और उसके बाद में उसकी जांच की प्रक्रिया, यही एम्पिरिकल मेथड और व्यवहारवाद का अंग बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसी आधार पर हम रिसर्च को सिस्टमैटिक कहेंगे। अब जब हम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट यानी कि प्रकल्पनात्मक वाक्य को स्वीकार कर लेंगे और एक स्टेटमेंट को बना लेंगे, तो उसके बाद में हमें साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हम उन तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे जिनके माध्यम से हमारे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को उसका समर्थन किया जा सके या उसकी पुष्टि की जा सके। अब ये भी संभव है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा है, हमने जो घटना का कारण हाइपोथेटिकली सोचा है वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन उसके सही और गलत का जो निर्धारण है वो हम एम्पिरिकल मेथड यानी कि अनुभवात्मक पद्धति के माध्यम से तथ्यों के एकत्रीकरण के आधार पर ही कर सकते हैं। केवल अपने तर्क और कल्पना के आधार पर हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता थी और वह अनुसंधान को फिर वैज्ञानिक स्तर तक नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए हमें एम्पिरिकल मेथड का प्रयोग यानी कि अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग स्वयं के द्वारा ऑब्जर्वेशन और साक्ष्य एकत्रीकरण के माध्यम से ही हम इस तरह के वैज्ञानिक स्तर के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं जो कि सत्यता के काफ़ी करीब होते हैं। तो इस तरह से ये हमने सिस्टमैटिक रिसर्च की बात की, जिसका आशय यहाँ पर डेविड ट्रूमैन के विचारों में हमें देखने को मिलता है। अनुभवात्मक पद्धति का अगला जो विश्लेषण है यह भी डेविड ट्रूमैन के से ही संबंधित है। तो अनुभवात्मक पद्धति से उनका मत था शोध और सिद्धांत के निर्माण, तथ्यों के विश्लेषण और अनुभवात्मक प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसकी चर्चा हमने कर ली है कि जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के आधार पर हम शोध करेंगे और शोध के बाद जो हम सिद्धांत निर्मित करेंगे, तो जाहिर सी बात है शोध और सिद्धांत में आपस में संबंध होना चाहिए। इसी कारण हम जो है व्यवहारवाद के आधार पर फिर वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर बढ़ पाएंगे। तो यही डेविड ट्रूमैन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इस तरह से आगे डेविड ट्रूमैन कहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया के विज्ञान का विकास, इस तरह से वह सीमित रूप से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक पद्धति के
महत्व को भी रेखांकित करते हुए एक आवश्यक पूरक रूप में वर्तमान पर्यवेक्षण के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने सेंटेंस अभी रीड आउट किया, डेविड ट्रूमैन, देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान में काफ़ी हद तक ऐतिहासिक और परंपरागत पद्धतियों का विरोध किया गया था, और ऐतिहासिक पद्धति भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता रही है, क्योंकि इस पद्धति में किसी भी घटनाक्रम या किसी भी संस्थान के इतिहास को जानने की कोशिश की जाती है, उसका ऐतिहासिक वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से ये कोई वैज्ञानिक अनुसंधान की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु यहाँ पर डेविड ट्रूमैन जो है वो ये चाहते हैं कि सीमित रूप से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाए, यानी कि अन्य विषयों की जो संकल्पनाएं हैं, उस विषय के जो सिद्धांत हैं, उस विषय के जो विचारकों के विचार हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रयोग हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी करना चाहिए, लेकिन सीमित रूप से करना चाहिए। विस्तृत रूप से वो उसके प्रयोग के या अंतर अनुशासनात्मक पद्धति के समर्थक नहीं है, बल्कि सीमित रूप से वो चाहते हैं कि राजनीति व्यवहार को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र का सहारा ले सकते हैं। समाजशास्त्र में समूह के जो व्यवहार है उसके ऊपर जो अनुसंधान है हम उसकी मदद ले सकते हैं, या हम मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार से संबंधित कई सारे सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन डेविड ट्रूमैन स्पष्ट रूप से इस बात को यहाँ पर रखते हैं कि ये कार्य सीमित रूप से किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ वो एक चीज़ और यहाँ पर रेखांकित करते हैं कि हमें ऐतिहासिक पद्धति को पूर्णतः तिलांजलि नहीं देनी है, पूर्णतः उसे त्याग नहीं देना है, बल्कि सीमित रूप से हम ऐतिहासिक पद्धति को भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जिसको हम आज देखते हैं उसका एक भूतकाल भी होता है, उसका एक इतिहास भी होता है, और इतिहास के आधार पर ही हम वर्तमान को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, और वर्तमान को समझकर ही हम भविष्यकाल की भविष्यवाणियाँ कर पाएंगे। तो इस बात को डेविड ट्रूमैन यहाँ पर रेखांकित करते हुए आग्रह करते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का सीमित रूप में प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग भी सीमित रूप से किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्यवेक्षण के एक पूरक के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से डेविड ट्रूमैन का ये व्यवहारवाद का उसकी मान्यताएं थी, उसकी कुछ विशेषताएं थी जिसकी हमने चर्चा की। अब बात करेंगे अगले विद्वान की, जो कि क्रिक पैट्रिक हैं, और इनके अनुसार व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं उन्होंने बतलाई हैं। एक एक करके उसको देख लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो है राजनीति और अध्ययन शोध में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाओं की जगह व्यक्ति होना चाहिए। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि व्यवहारवाद का जो मुख्य आधार ही व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। तो यहाँ पर इसी बात को क्रिक पैट्रिक अपने शब्दों में रखते हैं कि राजनीति और अध्ययन शोध में विश्लेषण की जो मौलिक इकाई है वो संस्थाओं की जगह व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी उनकी जो विशेषता व्यवहारवाद के संदर्भ में बताई गई है वो ये है कि व्यवहारवाद सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। देखिए, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, व्यवहारवाद का उद्देश्य ये है कि इन सभी सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखा जाना चाहिए। और जब सभी सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवाद के आधार पर अध्ययन होंगे तो निश्चित बात है कि ये एक सामान्य तत्व उनको निकट रूप से संबंधित कर देगा। तो दूसरे शब्दों में इसी विशेषता को हम अंतर अनुशासनात्मक पद्धति भी कहते हैं, यानी कि जिसमें दूसरे विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग या संकल्पनाओं का प्रयोग अपने विषय की समृद्धि के लिए या अपने सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्रयोग में उसको लिया जाता है। तो इस तरह से व्यवहारवाद अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है, यानी कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों को यहाँ पर वो उसका समर्थन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यही बात क्रिक पैट्रिक ने भी अपने विचारों में रखी है। तीसरा जो तथ्य है, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और उन्हें सांख्यिकी और परिमाणात्मक सूत्रीकरण के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाने की प्रशंसा करता है। तो देखिए, अनुसंधान के अंतर्गत यानी कि रिसर्च के अंतर्गत जब हम तथ्य एकत्रित करते हैं तो उन तथ्यों का जो है वर्गीकरण किस तरह से किया जाएगा, उनको टेबल के रूप में किस तरह से रखा जाएगा या उनको परसेंटेज के रूप में किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसके लिए हमें सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से हम उसको आंकड़ों में दर्शा सकते हैं। किसी व्यक्ति के किसी निर्वाचन क्षेत्र के, मान लीजिए उदाहरण लें हम, तो किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के रुझान को हम सांख्यिकी के आधार पर परसेंटेज में प्रदर्शित कर सकते हैं कि इतने % लोग जातिगत रूप से प्रभावित होकर मतदान करते हैं या धार्मिक रूप से प्रभावित होकर मतदान करते हैं अथवा विकास कार्यों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। तो इस तरह से हम सांख्यिकी के प्रयोग के आधार पर हमारे जो तथ्य हैं उनको हम आंकड़ों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसी को हम परिमाणात्मक सूत्रीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो सांख्यिकी में कई सारे
सूत्र हमें देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर हम प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स या एवरेज या कई सारे जो सांख्यिकी के टूल्स हैं उनका प्रयोग करके किसी निष्कर्ष को आंकड़ों के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यही बात किर्कपैट्रिक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि व्यवहारवाद के अंतर्गत जो भी तथ्य एकत्रित किए जाए उनका वर्गीकरण के लिए और सांख्यिकी और परिमाणात्मक सूत्रीकरण का उसमें आवश्यक रूप से प्रयोग होना चाहिए। चौथे बिंदु की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभव जन्य एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना है। तो इसकी ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यानी कि आधुनिक संदर्भों में व्यवहारवाद के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी रिसर्च की जाए उसको एक सिद्धांत के रूप में अंततः उसके निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाए जिसका आगे चलकर पुनः प्रयोग किया जा सके और साथ ही साथ उसको पुनः एक अनुसंधान के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। तो इस तरह से हम एक सिद्धांत का लगातार परिमार्जन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है या जिसको कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है वो डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इस डेविड ईस्टन की जो विशेषताएं हैं जो कि उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताई हैं, इसी को व्यवहारवाद के आधार, लक्ष्य या विशेषताओं के रूप में प्रकाशित किया जाता है, समझा जाता है और माना जाता है। और हमेशा से परीक्षाओं में इससे संबंध में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखने और समझने की कोशिश करनी है। और डेविड ईस्टन के द्वारा जो विशेषताएं, जो लक्ष्य आधार यहाँ पर बताए गए हैं, व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांतकार हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, उनके सभी विचारों का निचोड़ जो है हमें डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत इन आधारों में देखने को मिलता है। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आधार, जो विशेषता डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई है वो है नियमन, दूसरी है सत्यापन, तीसरी है तकनीकी प्रयोग, चौथी है परमाणुकरण, पांचवी है मूल्य निर्धारण या आदर्श निर्माण, छठी है व्यवस्थाबद्धीकरण, सातवीं है विशुद्ध विज्ञान और आठवीं है समग्रता। अब इन 8 विशेषताओं को या इन 8 बौद्धिक आधारों को जो कि व्यवहारवाद के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा बतलाए गए हैं, इनको विस्तार पूर्वक हम आगे चलकर स्लाइडों में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहार में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है, यानी कि जिन के बारे में हमने अभी बात की उनको हम अब विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वास्तव में इनका अर्थ क्या होता है और किस रूप में ये व्यवहारवाद की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं और उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नियमन की। यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेविड ईस्टन ने ये आधारशिलाएँ, इनको की बौद्धिक आधारशिलाएँ व्यवहारवाद की कहा जाता है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में बताई हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस लेख को। सबसे पहले बात करेंगे नियमन की। नियमन का इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं और उन्हें सामान्यीकरण और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इस आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है नियमन। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को जब आप उसका पर्यवेक्षण करेंगे, उसको देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि एक व्यक्ति के स्वभाव में काफ़ी सारी विशेषताएं उसकी बारंबार प्रकट होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्सैल है तो कई अलग अलग परिस्थितियों में उसका गुस्सा आपको दिखाई देगा, या कोई व्यक्ति दयालु है या सहृदयी है या सज्जन है या दुर्जन है। ये सब जो चीज़ें हम निर्धारित करते हैं ये व्यक्ति के व्यवहार के ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम डिसाइड करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, या व्यवहारवाद के संदर्भ में ये माना जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ जो प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर दिखाई देती है, तो इसी को उन्होंने नियमन कहा है। यानी कि जो लगातार और बारंबार जो प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं उनके आधार पर उसके व्यवहार का सामान्यीकरण किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो जाहिर सी बात है कि 100% परिस्थिति में नहीं तो 60-70 परिस्थितियों में वो उसके अनुरूप ही व्यवहार करेगा, या वो गुस्सैल है तो वो उसी अनुरूप व्यवहार करेगा, या सहृदयी है तो उस अनुरूप में व्यवहार करेगा। ज़रूरी नहीं है कि 100% हर परिस्थिति में वो एक ही तरह का व्यवहार करे, लेकिन संभावना बनती है कि जो प्रवृत्तियां उसके स्वभाव में है या उसके व्यवहार में हमें दिखाई देती हैं वो रिपीट होती हैं। तो ऐसे रिपीटेशन को समझना और उसको सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, यह नियमन के अंतर्गत आता है। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में बारंबार प्रकट हो रही प्रवृत्तियों को जानना है, उनको पकड़ना है और उनको सामान्यीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है।
तो यह नियमन का उद्देश्य, ये पहला बिंदु हुआ। बात करेंगे दूसरे बिंदु की, जो कि है सत्यापन। तो सत्यापन का सीधा सा मतलब है कि जिस तरह के हमने बारंबार नियमन के अंतर्गत जो तथ्य किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में देखे, उनका अब हमें सत्यापन करना है कि यानी कि आगे की परिस्थितियों में क्या उसकी जो प्रवृत्तियां हैं जो हमने देखी हैं वो वास्तव में प्रकट होती हैं या रिपीट होती हैं। तो ये एक सत्यापन की प्रक्रिया में आता है। तो जिस तरह के तथ्य हम एकत्रित करते हैं अपने अनुसंधान के संदर्भ में, तो उनकी जांच कर उनको सत्यापित करने का जो कार्य है वो सत्यापन के अंतर्गत किया जाता है। बात करेंगे तीसरे बिंदु की, तकनीकी प्रयोग। तो इस प्रकार जो हमने सामग्री अब प्राप्त की है, जो तथ्य हमने प्राप्त करे हैं, उनकी व्याख्या करने की भी एक समस्या होती है कि उनको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए हमें तकनीकों की आवश्यकता होती है, चाहे वो तथ्य एकत्रीकरण की बात हो या उसको आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करने की बात हो, उसके कलेक्शन की बात हो। तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या हमें सामाजिक विज्ञानों में देखने को मिलती है। तो एक उचित तकनीक का प्रयोग करना यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस टेक्निक से जो है हम तथ्यों को प्राप्त करेंगे और उनको उसका वर्गीकरण और विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर तकनीकी प्रयोग भी एक आवश्यक बिंदु यहाँ पर बन जाता है, जिसको कि डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के आधार के रूप में यहाँ पर हमें बतलाते हैं। तो इस तरह से हमने नियमन, सत्यापन और तकनीकी प्रयोग, ये 3 आधारशिलाएं देख ली। बात करेंगे चौथी आधारशिला की, प्रमाणीकरण। देखिए, अब जिस तरह के तथ्य आपने प्राप्त किए, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, जो भी तथ्य आपने एकत्रित किए हैं, जो भी जानकारी इकट्ठी की है, जिसको कि हम आधार सामग्री भी कह सकते हैं या तथ्य भी कह सकते हैं, तो उनको आंकड़ों के रूप में अभिव्यक्त कैसे किया जाएगा, उसका जो संबंध है वो प्रमाणीकरण से, यानी कि हमें क्वांटिफिकेशन करना है, उनको आंकड़ों में दर्शाना है ताकि उनका माप किया जा सके। क्योंकि बिना माप के तथ्यों का कोई महत्व नहीं होता। यानी चाहे वो परसेंटेज के रूप में हम अभिव्यक्त करें, चाहे हम वो एवरेज के रूप में अभिव्यक्त करें, या इससे ज़्यादा या इससे कम या इसके बराबर, इस तरह के जो गणितीय चिन्ह होते हैं उनके रूप में अभिव्यक्त करें, तो कहीं ना कहीं जो भी तथ्य हम राजनीतिक अनुसंधान में एकत्रित करते हैं उनको क्वांटिफाइड करना पड़ेगा, यानी कि उनको आंकड़ों में आपको दिखाना पड़ेगा। तभी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही आप उसका मापन कर सकते हैं या उसकी तुलना आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 2 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के अध्ययन का प्रश्न है, तो किस क्षेत्र का मतदाता किस तत्व से प्रभावित होता है, तो इसको हम जब उनसे पूछेंगे या उनसे हम प्रश्न करेंगे या उनका हम साक्षात्कार लेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास आंकड़े आएंगे, जो तथ्य आएंगे, उनको फिर हम आंकड़ों के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में मतदाता धर्म से अधिक प्रभावित हैं और बी क्षेत्र में विकास से प्रभावित है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि एक क्षेत्र के मतदाता जो कि 70% लोग धर्म से प्रभावित हैं और बी क्षेत्र के मतदाता जो कि विकास से अधिक प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 60% है, 70% है, 80% है। तो इस तरह से हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने एकत्रित तथ्यों को आंकड़ों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया है, क्वांटिफिकेशन, यानी कि क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में आपको अपने तथ्यों को प्रदर्शित करना आना चाहिए। ये व्यवहारवाद का एक मुख्य आधार है और बिंदु है जो कि डेविड ईस्टन ने यहाँ पर रखा है, जिसको कि उन्होंने प्रमाणीकरण, जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं क्वांटिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। अगले बिंदु की बात करेंगे, मूल्य निर्धारण या आदर्श निर्माण। तो जिन्होंने भी ध्यानपूर्वक पिछले व्याख्यानों को देखा होगा वो इस बात से परिचित हैं कि व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद मूल्यों को त्यागने पर बल देता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना चाहता है। अब यहाँ पर एक बहुत बारीक चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या व्यवहारवाद पूर्णतः मूल्यों के त्याग या आदर्श को त्याग करना चाहता है, पूर्णतः उसे छोड़ देना चाहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो कि इस 5वें बिंदु में लिखी गई है कि व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तो तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी कुछ नैतिक मूल्यांकन हेतु मूल्य एवं आदर्शों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप में हम समझते हैं कि नैतिकता और आदर्श क्या है। तो नैतिकता और आदर्श अगर एक उदाहरण के रूप में हम समझे तो एक लोकतांत्रिक राज्य में एक आदर्श और नैतिकता ये होगी कि जो भी सरकार है जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है, तो उसे जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का आदर करना चाहिए, उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज़ से आपत्ति है तो उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए और लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को अपनी बात रखने की अनुमति होनी चाहिए। ये एक आदर्श है या इसी को हम मूल्य भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से व्यवहारवादी अध्ययन में इस तरह के मूल्यों की आवश्यकता है और इनका त्याग नहीं किया गया है। तो फिर किस तरह के मूल्यों का त्याग किया गया है, तो उसमें यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो अध्ययन करता है, जब वो किसी राजनीतिक घटना का अध्ययन करता है,
तो उसका जो स्वयं का मूल्य है, उसके जो स्वयं के आदर्श हैं, उसके जो स्वयं के पक्षपात हैं, उसको अपने अध्ययन से उन चीज़ों को पृथक रखना है। और सामान्य रूप में जो सार्वभौमिक किस्म के जो मूल्य और आदर्श हैं, उनको भले ही आप प्रयोग में ला सकते हैं। एक उसको उदाहरण के रूप में हमने समझने की पहले की कोशिश की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का आदर किया जाना चाहिए। इस मूल्य और आदर्श के आधार पर, इस कसौटी के आधार पर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिकरण की मात्रा की जांच कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में वहाँ पर लोकतंत्र है। तो इस तरह के मूल्य और आदर्शों का प्रयोग व्यवहारवाद में किया जा सकता है। तो फिर किस तरह के मूल्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि कश्मीर समस्या को अगर कोई भारत का व्यक्ति अध्ययन करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के पक्ष में अगर निष्कर्ष निकालता है, और ये सत्य भी हो सकते हैं या उसमें कमी पेशी भी हो सकते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के अध्ययनों में उसका पक्षपात या उसका भारतवंशी होना उसमें शामिल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कश्मीर समस्या के ऊपर पाकिस्तानी अध्ययन करता है, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो पाकिस्तानी है, अगर तो जाहिर सी कहीं ना कहीं उसके स्वयं की जो सोच है वो उसके अध्ययन में प्रदर्शित हो सकती है। तो इस तरह के जो पक्षपाती अध्ययन है, जिसमें कि व्यक्तिगत सोच या स्वयं के जो मूल्य और आदर्श हैं वो शामिल हो जाते हैं, तो इस तरह के अध्ययनों से बचने की आग्रह जो है व्यवहारवाद यहाँ पर करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मूल्य जो हैं, जो सार्वभौमिक किस्म के हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है, किंतु व्यक्तिगत मूल्यों के लिए, व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत आदर्शों के लिए व्यवहारवाद में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिगत आदर्श जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम वस्तुनिष्ठ सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस सिद्धांतों में फिर हमें भिन्नता देखने को मिलेगी और फिर से हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांतों वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण की जो बात करते हैं, उसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को पृथक रखने की बात करते हैं, स्वयं के आदर्श और सोच को पृथक रखने की बात वो करते हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की, जो है व्यवस्थाबद्धीकरण यानी कि सिस्टमाइजेशन। तो यहाँ पर बहुत सरल है ये कि अनुसंधान जो है, जो भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, वो सिस्टमाइज होने चाहिए, सिस्टमैटिक होने चाहिए। सिद्धांत एवं अनुसंधान आपस में संबंधित होने चाहिए और उन्हें क्रमबद्ध ज्ञान के दो भाग माना जाना चाहिए। यानी कि सिद्धांत के बिना अनुसंधान अधूरा रहेगा और अनुसंधान के बिना सिद्धांत अधूरा रहेगा। तो इस चीज़ को हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने जो बात की थी कि हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की जांच अनुसंधान के दौरान की जाती है और उसके सत्य या असत्य पाए जाने पर हम सिद्धांत रूप में फिर उस निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसंधान ही सिद्धांत की जननी है, या ऐसा सिद्धांत जो कि अनुसंधान के द्वारा उसको सत्यापित नहीं किया गया है, उसको जांचा नहीं गया है, तो ऐसा सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं हो सकता। और किसी अनुसंधान के पश्चात अगर आप सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसे अनुसंधान का भी कोई महत्व नहीं है। यानी कि सिद्धांत और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्थाबद्धीकरण के तात्पर्य यही है कि अनुसंधान और सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि सिद्धांत हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका अनुसंधान से कोई संबंध नहीं है। वो व्यक्तिगत सोच पर आधारित थे, व्यक्ति के स्वयं के जो आदर्श थे, जैसे उसकी सोच थी, जैसा उसका चिंतन था, उसी आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया और उसमें अनुसंधान की हमें तत्व देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं रखे और ना ही अपने सिद्धांतों की बाद में रिसर्च से जांच करने की कोशिश की। तो इस तरह से परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें सिद्धांत और अनुसंधान का जो रिश्ता टूटा हुआ दिखाई देता है, व्यवहारवाद उसे पुनः जोड़ना चाहता है और एक पूरक के रूप में वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अनुसंधान और सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ज्ञान के दो परस्पर ये अलग अलग भाग हैं, लेकिन ये आपस में गुथे हुए हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर व्यवस्थाबद्धीकरण के रूप में डेविड ईस्टन ने यहाँ पर बताया है, जिसको कि सिस्टमाइजेशन हम कह सकते हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की, विशुद्ध विज्ञान यानी कि प्योर साइंस।
अब देखिए, ज्ञान का वास्तविक प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका सिद्धांतात्मक बोध, यानी कि हमने हाइपोथेसिस बनाई, रिसर्च की, एक सिद्धांत तक पहुँचे, लेकिन उस सिद्धांत का महत्व तब तक नहीं है जब तक कि हम उसको अप्लाई ना करें। केवल अगर वो किताबी ज्ञान बनकर रह जाए, थ्योरेटिकल बन जाए, उसके वास्तविक परिस्थितियों में लागू करके समस्या के सुलटारे के लिए उसका प्रयोग ना किया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। तो हमें एक ऐसे विज्ञान का निर्माण करना है जो कि पूर्णतः विशुद्ध हो, पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिपूर्ण हो, और सामाजिक और महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में उसका प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह के ज्ञान की खोज जो है व्यवहारवाद के माध्यम से यहाँ पर करने का आग्रह जो है डेविड ईस्टन के शब्दों में हमें देखने को मिलता है। तो इसी को उन्होंने विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखा है। बात करेंगे अगले बिंदु की, समग्रता, इंटीग्रेशन। अब अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की जो हम बात पहले कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वही बिंदु समग्रता के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो व्यवहारवाद, देखिए, एक मानव का जो व्यवहार होता है वो कई तरह के तत्वों से प्रभावित हो सकता है। वो अर्थ से प्रभावित हो सकता है, यानी कि धन से प्रभावित हो सकता है, वो सामाजिक संबंधों से प्रभावित हो सकता है, वो धर्म से प्रभावित हो सकता है, वो जातिगत आधार से प्रभावित हो सकता है। बहुत सारे तत्व हो सकते हैं जिनकी गणना करना या उनको सुस्पष्ट रूप से पहचान पाना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर समग्रता के अंतर्गत इस बात को रखा गया है कि व्यवहारवाद जो है वो समस्त मानव व्यवहार को एक पूर्ण इकाई के रूप में मान्यता देता है, यानी कि एक कंप्लीट यूनिट है। तो आप किसी एक यूनिट को, यानी कि उसके एक पार्ट को अगर समझते हैं और उस आधार पर उसके राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे तो आप गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको उन सभी तत्वों को देखना पड़ेगा जो किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को या किसी समूह के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समग्रता का तात्पर्य है कि मानव व्यवहार को अलग अलग खंडों में विभाजित करके उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते, उसको एक संपूर्णता या समग्रता में अध्ययन में लिया जाना चाहिए और उसी आधार पर फिर उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। अब जब हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से अध्ययन करने की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होगा कि उसके हमें आर्थिक संबंधों को भी देखना पड़ेगा, उसके सामाजिक संबंधों को भी देखना पड़ेगा, उसके सांस्कृतिक संबंधों को भी देखना चाहिए, या उसका जो मनोवैज्ञानिक संरचना है, किस तरह के व्यवहार से वो संचालित होता है, क्या उसका सामाजिक परिवेश रहा है। तो इन सभी चीज़ों को समग्रता से देखने की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो जब अब आप सब जानते हैं कि जो भी सामाजिक विज्ञान है, जैसे व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, उसके मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जब हम एक व्यक्ति के व्यवहार को संपूर्णता में समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें अन्य विषयों के जो सिद्धांत हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र कर रहा है और उसके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र कर रहा है। तो जब हम उसके सामाजिक ताने बाने में या उसके आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उसके व्यवहार को परखने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें अन्य विषयों के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही समग्रता का अर्थ है कि हमें एक राजनीतिक व्यवहार को संपूर्णता से समझने की आवश्यकता है और इस समग्रता में हमें अन्य विषयों के अध्ययन यानी कि उनके सिद्धांतों की मदद भी लेनी पड़ेगी, तभी हम उसको संपूर्णता से समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की जो ये 8 विशेषताएं या आधारशिलाएं बताई गई हैं, इसके अंतर्गत लगभग समस्त विचारकों के विचार आ जाते हैं। तो इनको बौद्धिक आधारशिला बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और ये व्यवहारवाद को हमें संपूर्णता से उसके स्वरूप निर्धारण की जब बात होती है तो इस आधार पर हम उसके स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 3 विद्वानों की व्यवहारवाद के संदर्भ में जो उनकी विशेषताएं हैं उनको जानने और समझने की कोशिश की, जिसमें डेविड ट्रूमैन है, किर्कपैट्रिक है और डेविड ईस्टन है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो व्याख्यान के नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप लिख सकते हैं। उन प्रश्नों का समाधान की कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि आप साथ बने रहेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे ताकि सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक इस वीडियो की पहुंच बन सके, सभी इस वीडियो व्याख्यानों से जुड़ सकें। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आशा करूंगा कि आप सभी गंभीरता से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में आलोचना जो व्यवहारवाद की जा सकती है उसको हम इसी वीडियो व्याख्यान में शामिल नहीं कर पाए क्योंकि ये काफ़ी विस्तारित हो गया है
इसलिए अगले वीडियो व्याख्यान में हम व्यवहारवाद की आलोचना देखेंगे और उस आलोचना के फलस्वरूप उसमें जो सुधार आंदोलन हुआ, जिसको कि हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं, उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।